गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज ये छोटा सा एक क्वेश्चन सेट है। इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो 45 और बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं इसको पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर जिसका 40 के आसपास क्वेश्चन सही है तो समझिए कि वह सेफ है। तो शुरू करते हैं। पहला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? गेस कीजिए। पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात से, तो उसका उत्तर होता है उसका द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है। बल यानी शक्ति की बात हो रही है, तो बल यह गुणनफल है। किसका गुणनफल है? तो यह द्रव्यमान यानी मास और एक्सेलरेशन यानी त्वरण। हम लोग किधर किसी क्षेत्र को धकेलेंगे और धकेलने में जो पावर लगता है उसी को ना बल का गुणनफल होगा। तो उसका उत्तर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी बाकी सब अदिश राशि होगी, तो इसमें से अदिश राशि कौन है? सदिश राशि और अदिश राशि दो तरह का राशि होता है। सदिश राशि जिसके लिए हमको क्या चाहिए, उसका हमें एक वेग भी चाहिए और उसका दिशा भी हमें पता होना चाहिए, जबकि अदिश राशि के लिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं होता है। तो इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है? यानी कि विस्थापन, वेग, बल ये सब क्या है? तो सदिश है, लेकिन आयतन यह अदिश राशि है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जानते हैं तरंग और गर्त क्या होता है? इस तरह इस रफ्तार से क्या चलता है? तो तरंग का मूवमेंट होता है। इस तरह से तरंग लीनियर वे में नहीं चलती है। तो इसके जो ऊपर वाला भाग इसको क्या कहा जाता है? यह तरंग होता है और नीचे वाला जो हुआ यह गर्त हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए, इसको कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। क्या नाम है? तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक आवेश वाला है? सॉरी, अगला दिन से थोड़ा और पीछे आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक आवेश वाला है? एक्सरे किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, गामा किरण। हम लोग जानते हैं कि गामा तो ये न्यूट्रल होता है। अब बताइए अल्फा होगा या बीटा होगा? तो अल्फा किरण यह क्या, यह पॉजिटिव होता है और बीटा निगेटिव होता है। चलिए यहाँ देखिए, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि परमाणु है यह, उसके नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही क्या होगा? कुल द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा? आवेश बराबर रहता है। तो इस हिसाब से जब पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या, तो कितना उसका वेट मास है, तो उसकी बात हो जाए तो 2 + 2 यानी 4। तो छठे का आंसर 4 होगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म, तो यह आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होगा? वह बेसिक होगा या एसिडिक होगा, या बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो इसका अणु का आकार कैसा होता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोरीन यह कैसा होता है, तो फुटबॉल जैसा षटकोणीय होता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार वह होता है कैसा? तो वह गैलीलियो नहीं होगा, वह होता है चतुष्फलकीय। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं कि टेलीस्कोप की खोज किसने किया, तो उसने गैलीलियो ने किया था। वही जेम्स वाट, इन्होंने क्या किया? तो जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जेम्स वाट ने किया था। रदरफोर्ड, तो ये तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, परमाणु से। और न्यूटन, तो न्यूटन के तो गति का नियम तो जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर।
कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है, यानी स्पाइनल कोड की बात हो रही है। इसमें कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ हैं जो निकलती हैं? 13, 31 या 33 या 12 है, उसका आंसर याद कर लीजिए। 33 जोड़ियाँ निकलती है। कितना? तो 33। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती यानी कि आपको कहीं चोट लग जाए और उसका एक ऑटोमेटिक जवाब देना हो, जैसे कहीं पैर चल रहे हैं, कहीं पैर किसी कांटे पर पड़ गया, या आँख में कोई कीड़ा आकर लगने वाला हो तो उसी समय पलक का बंद हो जाना, ये सब क्रिया कहाँ से नियंत्रित होगा? तो यह सब तंत्रिका कोशिका के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी स्पाइनल कोड रिफ्लेक्टिंग जो तंत्र होगा, तंत्रिका कोशिका कहिए इसको, वही इसको नियंत्रित करता है। और प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क मतलब क्या? मस्तिष्क का आगे वाला भाग यानी सेरेब्रम, तो यह तो बुद्धि, विवेक, चेतना का सूचक है। और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो नियंत्रित रखता है शरीर का, कैसे चलना है, अनैच्छिक क्रिया जो शरीर ऑटोमेटिक क्रिया जैसे सांस लेना, फेफड़ा का काम, हृदय स्पंदन आदि क्रियाएं इसके द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? जो थायराइड ग्रंथि को से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, मतलब कहाँ से? तो उसका उत्तर होता है TSH। जो कहाँ से स्रावित होता है? तो वह सबसे मास्टर ग्लैंड कौन है? तो पीयूष ग्रंथि या प्यूटरेटरी ग्लैंड, तो वहीं से इसके जिम्मेवार कौन होगा? तो TSH। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया, तो यह याद कर लीजिए, यह अंड वाहिनी में होती है। सामाजिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो सामाजिक अधिकारिता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 20 मार्च को। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यह तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह तो कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण का सिद्धांत है, यह अलग है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, तो यह तो फंडामेंटल राइट हो गया। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो यह तो आर्टिकल 17, यह भी फंडामेंटल राइट है। तो मौलिक कर्तव्य कौन है? तो आपका इसका आंसर बी होगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगीति कितने हुए हैं? 4। पहला कहाँ हुआ था? याद कीजिए, तो राजगृह में। दूसरा कालाशोक शासन था उस समय, और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पाटलिपुत्र। शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया था? तो शुंगों के बाद, यानी शुंग कौन थे? तो मौर्य के बाद शुंग, यानी पुष्यमित्र शुंग वाला शुंग वंश। और उसके बाद भारत में शुंगों के बाद तो यह कौनव वंश का शासन होता है। सातवाहन तो दक्षिण में स्थापित हो चुके थे। कुषाण तो यह कौनव के बाद उत्तर भारत में स्थापित होगा। और गुप्त तो यह 5वीं शताब्दी तक भारत पर शासन करता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो हम लोग जानते हैं बाणभट्ट। चंद्रबरदाई इसने क्या लिखा? तो पृथ्वीराज रासो। बाणभट्ट तो पंचतंत्र की कहानियाँ तो विष्णु शर्मा। बाणभट्ट का क्या है? कादम्बरी। हरिसेन तो ये तो इन्होंने क्या लिखा है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। एक कालिदास के रचयिता हैं। किसके? तो कुमार संभव के रचयिता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यह आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक नहीं, इसमें मुख्य रूप से क्या दिया गया है कि राजा कैसे कार्य करेगा, यानी यह राजनीति की पुस्तक है। तैमूर के आक्रमण के बाद तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करेगा और इसी के साथ भारत में किसका पतन हो जाता है? तो तैमूर के साथ ही भारत में तुगलक वंश का पतन होगा। तुगलक के बाद, हाँ सही बात है, और तुगलक से पहले कौन था? तो खिलजियों का पतन होता है और तैमूर शासन में आएगा। और तैमूर के बाद भारत में किसका शासन होगा? तो सैयद वंश का। तो जो भारत में सल्तनत काल है, इसमें कितने शासक? सबसे पहला गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद किसका शासन आता है? तो खिलजियों के बाद में तुगलक, तुगलक के बाद में सैयद वंश और सबसे अंतिम लोधी वंश, और जिसके बाद बाबर इसको हरा देगा और मुगल राज्य की स्थापना होगी और मुगल के बाद अंग्रेज आते हैं।
निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यह गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि गुलाम वंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें अधिकतर राजा गुलाम ही हुए थे। इस वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अगला राजा मोहम्मद गौरी का गुलाम, उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। और उसका फिर प्रसिद्ध राजा कौन था? तो उसका नाम था कि बलबन, वह भी गुलाम ही था। लेकिन सबसे अधिक गुलाम तो यह तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। इसी के समय में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो जो लेटर मुगल पढ़ते हैं हम लोग, उसमें आपको नाम याद करना पड़ता है। नाम भी बड़ी विचित्र विचित्र, जैसे सबसे पहला औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में मुअज्जम के नाम से एक राजा बनता है, तो उसको क्या कहा गया? बहादुर शाह प्रथम। तो उनका नाम था शाह बेखबर। फिर उसके बाद में एक और राजा आता है फारूक सियर, उसको क्या कहा गया? घृणित कायर। एक आता है तो फारूक सियर क्या कहा गया? यह था घृणित कायर। और रोशन अख्तर, तो उसका नाम था रोशन अख्तर, यानी हम लोग पढ़ते हैं बहादुर शाह रंगीला। और अंतिम राजा जो बहादुर शाह जफर प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो जफर मतलब कि लिखते थे कुछ, इसलिए उनका नाम बहादुर शाह जफर था। तो 22वें का उत्तर होगा आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो यही वो फारूक सियर था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उनका नाम था मिर्जा गालिब। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा, और अल्बुकर्क यह पुर्तगाली उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक था, लेकिन अल्मीरा यह प्रथम वायसराय था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, एक बिहार के लिए और एक बंगाल के लिए। तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था उसका नाम था मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए तो सीताब राय को नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद किस कमीशन के आधार पर भारतीय फौज का नौ संगठन किया गया था? यानी कि अब भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। अवध, बंगाल आदि क्षेत्रों से जो पहले संख्या अधिक था उनका संख्या कम कर दिया गया। अब मराठा, गोरखा, सिख आदि की संख्या सैनिकों में अधिक मात्रा में बहाली किया गया। तो उसको आयोग का नाम क्या था? तो आयोग का नाम था पील आयोग। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस काल में देवता का स्थान प्राप्त हो गया था? तो यह महायान की घटना है। और कब होगा महायान? संबंधित किससे है? तो कनिष्क से संबंधित है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति क्या नाम उसका? पिग्मी। यह आज भी जंगल में रहता है। किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो यह कांगो नदी की में, यानी आजकल जो हम लोग अफ्रीका के घने जंगल देखते हैं वो कहाँ? कांगो, वही उसी कांगो की बात हो रही है। विश्व का सबसे अधिक लुगदी का उत्पादक देश कौन है? जिससे लुगदी से क्या बनता है? तो कागज। तो यह कनाडा है। 31 नंबर, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है? तो इसमें से मूंगफली होगा। लेकिन अगर सर्वाधिक उचित फसल की बात आ जाए तो क्या होगा? मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा आदि। पृथ्वी भ्रमण, यहाँ देखिए, पृथ्वी परिभ्रमण करते समय प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? परिक्रमण और परिभ्रमण। तो यह सूरज है, पृथ्वी क्या करता है? तो पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है, तो वह क्या कहा जाता है? परिक्रमण। और परिभ्रमण मतलब कि वह अपनी जगह खड़ा है और यहीं पर राउंड लट्टू की तरह नाच रहा है। तो यह यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी परिभ्रमण करते समय प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? जब बात होगी इसका आंसर होगा 28 किलोमीटर। तभी तो 24 घंटा में पूरा एक राउंड मार लेती है पृथ्वी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नाम ही है प्राचीन मोरदार पर्वत। जो प्राचीन हो गया तो उस कहाँ से इतना बड़ा होगा?
अवशिष्ट, यह अवशिष्ट ही बचा हुआ है तो ये भी तो इसका कभी टॉप रहा होगा। ब्लॉक माउंटेन, तो यह तो नकली माउंटेन होते हैं, यानी कि यह फोल्डेड माउंटेन है। इसमें क्या होगा, या तो बीच का ज़मीन रह जाए और दोनों ज़मीन बगल में खसक गया, या दूसरा कंडीशन कि बगल में ज़मीन क्या होगा, नीचे धंस गया और बीच का ज़मीन उतना ही स्थिर रह गया। एक और कंडीशन होता है इसमें कि बीच का ज़मीन था यह ऊपर उठ गया और बगल वाला दोनों समान ही रह गया। तो इससे जो माउंटेन होता है वो देखने में तो लगता है कि माउंटेन जैसा है पास में आने पर, लेकिन वह माउंटेन होता नहीं है। इसका उत्तर कौन होगा, नवीन मोरदार पर्वत, उदाहरण हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, सबके सब हैं। 34 नंबर, असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो असम नॉर्थ ईस्ट की वैसी राज्य जो वहाँ के लगभग सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है। असम का मैप कैसा है, कुछ कुछ यहाँ इस तरह से आता है, जैसे बीच में यहाँ पर मेघालय है, सबसे नीचे यहाँ पर त्रिपुरा, यह कौन सा राज्य होगा, तो मिजोरम, उसके बाद में यहाँ पर मणिपुर, फिर नागालैंड और एक विशाल राज्य, इसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो कुल कितने राज्य, पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, नागालैंड 6 और अरुणाचल प्रदेश 7। तो क्या आंसर होगा इसका, 7। 35 नंबर, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक उत्पादकता तो प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ या प्रति कट्ठा कहीं तो पंजाब का स्थान है। मध्य प्रदेश तो यह तो सोया स्टेट है। बिहार संबंधित, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? याद कीजिए, तो यह बीपीएससी में बार बार आता है, याद कर लीजिए, यह गंडक नदी से पानी प्राप्त करता है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होगा? तो देखिए, शादी करने की न्यूनतम आयु सीमा लड़कों के लिए 28 वर्ष, लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21। लेकिन अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहें तो आप 21 वर्ष में लड़ सकते हो। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या मुख्यमंत्री तो आपको एमपी या विधानसभा का सदस्य चुना जाना चाहिए तो उसके लिए 25 वर्ष। अगर आप राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र 30 साल होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए एज 35 साल होना चाहिए। लेकिन बात हो रही है लोकसभा के निर्वाचन यानी एमपी के लिए तो 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यानी संसदीय प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, यानी राज्य पर केंद्र भारी हो जाएगा। बताइए कौन होगा? तो याद कीजिए 13, यह तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन आता है। 32, इसके द्वारा रीट जारी की जाती है। 326, यह क्या है? चुनाव आयोग। यह आपका उत्तर होगा 245, याद कर लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो बताइए, गेस कीजिए, सबसे सर्वोच्च इसमें कौन है पावर का अधिक? तो नाम मात्र के ही प्रमुख, लेकिन प्रमुख है कौन? तो राष्ट्रपति। और 40 नंबर देखिएगा, इसी तरह का एक मिलता जुलता और क्वेश्चन आएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म या संविधान? तो भारत में जो संविधान है यही सर्वे सर्वा है, तो इसका उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय संविधान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका कहाँ किसके अंदर रहेगा? तो कार्यपालिका विधान पालिका के अंदर, यानी विधान पालिका मतलब संसद की बात हो रही है, तो इसके अंदर ही कार्यपालिका रहती है। सरकार, संसद में ही ना सरकार का चुनाव होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, तो ये तो भारतीय राजनीति की देन है। शून्यकाल यानी प्रश्न उत्तर का समय, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, वह दिन जब संसद में कोई कार्य न हो। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यह तो बाउंस रहता है। यह होता है प्रश्न उत्तर का सत्र होता है। 44 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 1976 में। और किसके अनुशंसा पर? तो सवर्ण सिंह कमेटी के। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद क्या लागू होता है? आपातकाल।
उद्देशिका में कुछ जोड़ा जाता है, यानी प्रियम्बल में 2 शब्द 3 शब्द। सबसे ऊपर क्या, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, और नीचे में छठे पैरा में क्या है, तो अखंडता यानी यूनिटी। तो बात हो रही है कि उसमें और भी जोड़ा गया 10 आचार आदेश, यानी लोगों को मानने के लिए। तो उसका नाम था मौलिक कर्तव्य। यह भाग 4 का ए में इसको जोड़ दिया गया है। क्लियर हो गया। 45वां नंबर, कानूनी विषयों पर, यहाँ देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो केंद्र को कौन देगा? तो उसका नाम है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। तो राज्यों को कौन न्याय देगा? उसका नाम होता है एडवोकेट जनरल। यह बी इसका आंसर सही होगा। तो आशा करते हैं कि यह 45 क्वेश्चन आपको जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।